नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 30 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 30 का पहला प्रश्न है, खो के कब्जे वाली जमीन पर क केस दायर करता है कि उस जमीन को उसके पिता ने मेरे नाम कर दिया था। यदि यह सत्य है तो इससे संबंधित सबूत का भार किस पर है? इसके चार विकल्प हैं। विकल्प क में है कॉपर, ख में है ख पर, ग में है ख के पिता पर तथा विकल्प घ में है न्यायालय पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात कॉपर। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में सबूत का भार का जिक्र किया गया है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 98, ख में है धारा 99, ग में है धारा 100 तथा विकल्प घ में है धारा 101। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात धारा 101। प्रश्न संख्या 3 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में सबूत का भार किस पर होता है का जिक्र है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 100, ख में है धारा 101, ग में है धारा 102 तथा विकल्प घ में है धारा 103। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 102। प्रश्न संख्या 4 में है, कौन साक्ष्य दे सकेगा का व्याख्यान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में किया गया है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 116, ख में है धारा 117, ग में है धारा 118 तथा विकल्प घ में है धारा 119। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 118। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नांकित में कौन साक्ष्य दे सकेगा? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है पागल, ख में है बालक, ग में है मूक तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी, यानी पागल, बालक, मूक अर्थात गूंगा भी साक्ष्य दे सकेगा। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के साक्ष्य संबंधी वर्णन किया गया है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 120, ख में है धारा 121, ग में है धारा 122 तथा विकल्प घ में है धारा 123। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 121। प्रश्न संख्या 7 में है, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा में बतलाया गया है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 134, ख में है धारा 135, ग में है धारा 136 तथा विकल्प घ में है धारा 137। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 134। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है? इसके भी चार विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 134, ख में है धारा 135, ग में है धारा 136 तथा विकल्प घ में है धारा 137। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ
अर्थात धारा 137। प्रश्न संख्या 9 में है, जो साक्षी को बुलाता है उसी के द्वारा साक्षी की परीक्षा क्या कहलाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रति परीक्षा, ख में है पुनः परीक्षा, ग में है मुख्य परीक्षा तथा विकल्प घ में है अंत्य परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात मुख्य परीक्षा। प्रश्न संख्या 10 में है, जो साक्षी को बुलाता है उसके प्रतिपक्ष द्वारा किसी साक्षी की दी गई परीक्षा क्या कहलाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रति परीक्षा, ख में है पुनः परीक्षा, ग में है अंत्य परीक्षा तथा विकल्प घ में है मुख्य परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात प्रति परीक्षा। प्रश्न संख्या 11 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार डॉग स्क्वाड द्वारा दिया गया साक्ष्य किस स्तर का साक्ष्य होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ग्राह्य साक्ष्य, ख में है अग्राह्य साक्ष्य, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है दुविधापूर्ण साक्ष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात ग्राह्य साक्ष्य। प्रश्न संख्या 12 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के मद्देनजर प्रति परीक्षा के दरमियान निम्नांकित में से किस प्रकार के प्रश्न विधि पूर्ण नहीं है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साक्षी को सत्यवादिता परखने संबंधी प्रश्न, ख में है ऐसा प्रश्न जिससे साक्षी कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है जाना जाए, ग में है बलात्कार कारित करने के अभियोजन में अभियोक्त्री के व्यभिचार चरित्र के बारे में प्रश्न पूछना तथा विकल्प घ में है ऐसा प्रश्न जिससे ज्ञात हो कि प्रतिवादी को फंसाना या उसकी सील को धक्का लगाना तो नहीं चाहता है वह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात बलात्कार कारित करने के अभियोजन में अभियोक्त्री के व्यभिचार चरित्र के बारे में प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 13 में है, प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 143, ख में है धारा 144, ग में है धारा 145 तथा विकल्प घ में है धारा 146। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 146। प्रश्न संख्या 14 में है, मोबाइल कॉल्स में कॉल डिटेल रिपोर्ट अर्थात CDR भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 65 ख में है धारा 65, ग में है धारा 65 क तथा विकल्प घ में है धारा 65 ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 65 ख। प्रश्न संख्या 15 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार फोटो के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के संबंध में क्या कहा जा सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, ख में है साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, ग में है यह भ्रांतिपूर्ण पहचान होगी तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। प्रश्न संख्या 16 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार पक्ष विरोधी साक्षी के कथन के संबंध में क्या कहा जा सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साक्ष्य निराधार है, ख में है साक्ष्य असंगत है, ग में है आधारित हुआ कहा जा सकता है तथा विकल्प घ में है
आधारित नहीं हुआ कहा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ, अर्थात आधारित हुआ कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार पक्ष विरोधी साक्षी के साक्ष्य के संबंध में कौन सत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वादी के पक्ष में है, ख में है प्रतिवादी के पक्ष में है, ग में है वादी एवं प्रतिवादी दोनों द्वारा अपने अपने पक्ष में लाया जा सकता है, तथा विकल्प घ में है न वादी के पक्ष में न प्रतिवादी के पक्ष में हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात वादी एवं प्रतिवादी दोनों द्वारा अपने अपने पक्ष में लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 148 के अनुसार प्रति परीक्षा में साक्षी को उत्तर देने के लिए कौन विवश कर सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रतिवादी अधिवक्ता, ख में है न्यायालय, ग में है लोक अभियोजक तथा विकल्प घ में है वादी अधिवक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात न्यायालय। प्रश्न संख्या 19 में है, जो साक्षी को बुलाया था उसी के द्वारा प्रति परीक्षा के बाद उसकी परीक्षा क्या कहलाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है पुनः परीक्षा, ख में है प्रति परीक्षा, ग में है मुख्य परीक्षा तथा विकल्प घ में है अंत्य परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात पुनः परीक्षा। प्रश्न संख्या 20 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 138, ख में है धारा 139, ग में है धारा 140 तथा विकल्प घ में है धारा 141। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 141। प्रश्न संख्या 21 में है, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है को क्या कहते हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है विरोधी प्रश्न, ख में है सूचक प्रश्न, ग में है अन्वेषी प्रश्न तथा विकल्प घ में है खोजी प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात सूचक प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न का प्रावधान वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 150, ख में है धारा 151, ग में है धारा 152 तथा विकल्प घ में है धारा 153। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 151। प्रश्न संख्या 23 में है, स्मृति ताजी करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 159, ख में है धारा 160, ग में है धारा 161 तथा विकल्प घ में है धारा 162। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 159। प्रश्न संख्या 24 में है, निम्नांकित में कौन स्मृति ताजी करना से संबंधित कथन सही है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कोई साक्षी परीक्षा के अधीन संबंधित लेख देख सकेगा जिसके बारे में वह कभी विज्ञ था। ख में है कोई साक्षी परीक्षा के अधीन ऐसे लेख भी देख सकेगा जिसे किसी और ने लिखा था किंतु उसने पढ़ा था। ग में है विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तक को देखकर स्मृति ताजी कर सकेगा तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। यानी
कोई साक्षी परीक्षा के अधीन संबंधित लेख देख सकेगा जिसके बारे में वह कभी विज्ञ था। कोई साक्षी परीक्षा के अधीन ऐसे लेख भी देख सकेगा जिसे किसी और ने लिखा था किंतु उसने पढ़ा था। तथा विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तक को देखकर स्मृति ताजी कर सकेगा। प्रश्न संख्या 25 में है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तुएं धारा 65 ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 64 क, ख में है धारा 64, ग में है धारा 65 क तथा विकल्प घ में है धारा 65। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 65 क। इसी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 31 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।